प्रणाम मेरे प्यारे भाइयों। इस वीडियो में देखेंगे संधारित्रों का संयोजन कैसे कैसे होता है। तो दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम में संयोजन होता है उसका, और दूसरा होता है समांतर क्रम में। और समांतर क्रम क्या है और श्रेणी क्रम क्या है ये समझते हैं। देखिए, जो हमारा संधारित्र होता है, संधारित्र का काम क्या होता है, तो अब इसको ग्रहण करके और उसको संग्रहित करने का ही तो काम होता है ना संधारित्र का, यानी कि कैपेसिटर का। कैपेसिटर का काम यही तो होता है ना। तो हमारा कैपेसिटर में प्लेट लगे होते हैं, एक माइनस और दूसरा प्लस वाला प्लेट, ठीक। तो लगा होता है वो प्लेट और उसी पर हमारा आवेश जाता है और आता है, उसी पर होता है, यानी कि उसी पर इकट्ठा होता है। तो वो हमारा प्लेट किस क्रम में रहेगा, तो श्रेणी क्रम में रहेगा और समांतर क्रम में रहेगा, यही दो क्रम में रहता है। तो आप जितना देर आप बता रहे हैं, आप सिर्फ उतना देर ध्यान देंगे यहाँ पर ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ आप यहाँ पर बस ध्यान दीजिए, आपका ध्यान कहीं और ना रहे। ये दोनों आपको बहुत ही आसान लगने रहेगा, बस आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए, संधारित्र का संयोजन हम लोग कराते हैं श्रेणी क्रम में, पहले हम लोग कराते हैं। देखिए, हमारा श्रेणी क्रम यानी कि हमारा एक यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक, और इसको श्रेणी क्रम में रखना है। मान लीजिए हमारे पास कई वस्तुएं हैं, ठीक, उसको श्रेणी क्रम में रखना है। मान लीजिए हमारा एक पहला वस्तु है, हमारे पास 5 वस्तुएं हैं, तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम में यदि लिखेंगे तो यहाँ से एक और यहाँ पर एक और यहाँ पर एक और यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, ऐसे हम लोग रखेंगे। तो इस क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। इस क्रम को हम लोग श्रेणी क्रम कहते हैं। और यदि हमको समांतर क्रम बनाना है, क्रम मतलब क्या होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, यही तो क्रम कहलाता है ना। तो ये हमारा पहला दूसरा तीसरा यानी कि एक क्रम है और इस श्रेणी में है, यानी कि ये जिस डायरेक्शन में जिस पोजीशन पे है, इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। और समांतर क्रम हम लोग बनाते हैं। देखिए, समांतर क्रम मतलब उसके नीचे की ओर, सामने की ओर, ठीक, उसके सामने ही नीचे की ओर हो, तो उसको हम समांतर क्रम कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर वस्तु, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस क्रम को हम लोग समांतर क्रम कहते हैं, ठीक। ये क्रम हमारा समांतर क्रम है, तो यही हमको समझना है। देखिए, हम लोग को संधारित्र का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम बनाना है ना। तो हम लोग श्रेणी क्रम बनाएंगे संधारित्र का। अब देखिए, यहाँ पर एक हम लोग क्या बना रहे हैं, संधारित्र बना रहे हैं, ठीक। ये मान लीजिए हमारा एक संधारित्र है और हम लोग मान लीजिए 3 संधारित्र बनाएंगे, ठीक, तभी ना हम क्रम में सजाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग और क्या बना रहे हैं, कैपेसिटर यानी कि संधारित्र बना रहे हैं, ठीक। दूसरा हमारा संधारित्र, और यहाँ पर एक हम लोग और बना लेते हैं, तीसरा संधारित्र। चूंकि हमारे बुक में 3 दिया है, तो हम लोग मान लीजिए 3 बना रहे हैं, ठीक। और इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक। पहले का दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे से जोड़ते हैं, यानी कि ये पहला हमारा संधारित्र है। इस पहले संधारित्र का दूसरा सिरा यानी कि दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से हम लोग जोड़ते हैं, ठीक। इस प्रकार इसी को भी हम लोग जोड़ते हैं, यानी कि दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से हम लोग जोड़ते हैं। समझ में आया आपको कैसे जोड़ा गया है। उसी को हम लोग यहाँ पर लिख भी देंगे कि हम लोग श्रेणी क्रम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में संधारित्रों को इस प्रकार सजाएं कि पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से अटैच हो, यानी कि टच हो, ठीक। और दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से टच हो। तो यहाँ पर हम उसी को लिख लेते हैं, जो हमारा यहाँ पर फिगर बना है उसी को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख कर उसके बाद इसके अनुसार हम लोग फिगर भी बना सकते हैं, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ दिए हैं, ठीक। और इस पर हमारा प्लस आवेश, एक पर हमारा प्लस आवेश रहेगा, ठीक, दूसरे पर हमारा माइनस आवेश रहेगा। क्या रहेगा, माइनस आवेश। यदि इस पर प्लस है तो उस पर माइनस रहेगा, ठीक। इस पर मान लीजिए प्लस है, उस पर माइनस आवेश, ठीक। और तीसरा संधारित्र भी वैसे ही बना लेते हैं, एक पर प्लस दूसरे पर माइनस आवेश, ठीक। और इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक, जैसे बुक में हमारा बनाया गया है, यहाँ पर हम लोग जोड़ लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि विभवांतर, यानी कि यहाँ पर आवेश है, ठीक, यहाँ पर आवेश है, ये हमारा प्लस और माइनस क्या है, आवेश ही तो है ना। तो ये हमारा मान लीजिए आवेश है, ये हमारा मान लीजिए आवेश जब है तो इस पर विभवांतर भी होगा। विभवांतर को हम लोग संधारित्र के अनुसार हम लोग सजा लेते हैं। तो ये हमारा पहला संधारित्र है, इसलिए यहाँ पर विभवांतर के लिए V लिखते हैं, तो पहला है इसलिए V1 लिख देंगे, ये दूसरा है इसलिए V2 लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर V1, यहाँ पर V2, ठीक। विभव हम लोग लिख रहे हैं इसका, ठीक। इसका हम लोग विभव लिखेंगे, इसका विभव V3, ठीक। अब विभव के लिए हमारा वो सिंबल क्या होता है, विभव को दर्शाने का, तो हमारा विभव को दर्शाने का सिंबल ऐसा होता है ना, ऐसा ही होता है। और ठीक, ये हमारा विभव को दर्शाने का सिंबल है, ठीक, इस संकेत है, ठीक।
तो समझिए ये विभव है यानी कि भी है। अब देखिए यदि इस पर धारिता निकालें तो धारिता को हम लोग क्या करते हैं C1 मान लेते हैं पहले के लिए, ठीक, दूसरे के लिए हम लोग C2 मान लेते हैं, तीसरे के लिए हम लोग C3 मान लेते हैं, ठीक, हम लोग ने मान लिया, लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि विभवांतर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि संधारित्रों को मध्य विभवांतर यदि कि विभवांतर भी है तब क्या होगा, तो जब इसका मध्य विभवांतर भी हो तब हमारा होगा V बराबर आपको पता है कि Q बटा C होता है ना। जैसे कि मान लीजिए हम लोग C निकालते हैं, देखिए हम निकाल कर दिखाते हैं। C मान लीजिए निकालते हैं तो C बराबर क्या होता है Q बटा V होता है। यदि हम लोग Q निकालें, Q जब निकालें तो Q बराबर हो जाता है C इंटू V। अब यदि हम लोग V निकालें तो V बराबर हमारा क्या हो जाएगा Q बटा C, है ना। तो जब Q बटा C यहाँ पर होगा इसको हम सजाएंगे। जब हम लोग V बराबर निकालेंगे तो Q बटा C होगा, ठीक। तो V बराबर Q बटा C, तो C की जगह पर हमारा C1 है और V बराबर Q बटा C2 यहाँ पर है, ठीक, और V बराबर Q बटा C3 है। लेकिन देखिए यहाँ पर Q जो है उसका मान नहीं बदला है, उसका मान सब में सेम ही है यानी कि Q ही है, लेकिन C1 और C2 और C3 यहाँ पर हो गया यानी कि धारिता बदली है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग C1 और C2 और C3 लिखेंगे यानी कि यहाँ पर यदि हम लोग V1 अब क्या करेंगे जब यहाँ पर धारिता 3 है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर V1 V2 V3 भी है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि V1 बराबर क्या हो जाएगा Q बटा C1, V2 बराबर क्या हो जाएगा Q बटा C2, V3 बराबर क्या हो जाएगा Q बटा C3 हो जाएगा ना। तो मतलब इसी के अनुसार हम सजाएं, अलग से थोड़ी ना लगाएं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा V बराबर V बराबर Q बटा C1, ठीक, V1 बराबर हम लिखें, ठीक। V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा Q बटा C2, V3 बराबर क्या हो जाएगा, तो V3 बराबर हो जाएगा Q बटा C3, है ना। तो जब ऐसे हम लोग सजाएंगे तो इस समीकरण को हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसको हम लोग बढ़िया से यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, यदि इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, अब हम समीकरण नंबर 2 निकालेंगे। देखिए अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, विभवांतर हमारा V1 बराबर हो जाएगा Q बटा C1, V2 बराबर हो जाएगा Q बटा C2। इसी के अनुसार हम सजाएं सूत्र के अनुसार, क्योंकि V बराबर होता है Q बटा C, ठीक। तो C की जगह पर हमारा ये है, Q की जगह पर Q ही है हमारा, ठीक। तो इसको हम सजाएं, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः संयोजन का कुल विभवांतर यदि V है यानी कि इस सबका विभवांतर केवल एक V है, ठीक। लेकिन यदि हम एक संधारित्र का निकालें तो V1 है, दूसरे का निकालें तो हमारा V2 है, लेकिन इस सबका मिलाकर अगर निकालें तो हमारा V मान लीजिए अगर है, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि कुल विभवांतर V है तब क्या होगा, तो V है तब V बराबर क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो हमारा ये निकलेगा, है ना। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 यानी कि तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा ये निकलेगा, क्योंकि सबका मिलाकर एक ही है ना, सबका बाप तो एक ही है, इसके सब बच्चे हैं, ठीक। तो बच्चे को मिला ले, बच्चे 3 हम लोग जोड़ेंगे तो यानी कि एक बाप के निकल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब बताइए समीकरण नंबर क्यों मानते हैं। समीकरण नंबर इसलिए मानते हैं कि हमारे आगे सॉल्व करने में आसानी हो, क्योंकि बाद में हमको सॉल्व करना होता है कि समीकरण 2 से 3 में भाग करने पर, या फिर समीकरण 2 का मान 3 में रखने पर, ऐसे ऐसे करना होता है, इसलिए हम समीकरण मानते हैं ना। मान लीजिए समीकरण ना माने, बाद में हमको इसमें गुणा करना होगा तो क्या कहेंगे कि V1 मतलब इसका पूरा लिख कर उसके बाद यहाँ पर पूरा थोड़ा लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए समीकरण मान लेते हैं कि हमें सॉल्व करने में आसानी, ठीक। यदि ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 3 बनाएंगे। यदि कुल धारिता यानी कि इस मतलब सभी यानी कि पहले दूसरे और तीसरे संधारित्र तीनों का अगर धारिता C हो तब, यानी कि कुल धारिता C हो तब विभव कितना होगा, तब विभव कितना होगा, तो हमारा विभव होगा V बराबर Q बटा C, यानी कि यहाँ पर C1 C2 C3 हमने लिखे, केवल C लिखे है, ठीक। हमारा कुल धारिता है, ठीक। समझ में आया आपको, तो ये है हमारा। अब देखिए अब हम लोगों ने कुल धारिता C बराबर V बराबर Q बटा C निकाल दिया। इसको हम लोग यदि समीकरण नंबर 3 माने और 3 मानकर चले तो यहाँ पर आप लिखेंगे नीचे समीकरण 1 व 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखें तब क्या होगा, तो हमारा होगा, देखिए C तो हमारा क्या है, मतलब कुल धारिता हमारे C ही है, तो यहाँ पर V बराबर हम लोग यही लिखे हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं Q बटा C बराबर Q बटा C, ठीक।
समीकरण 1 और हमारे समीकरण नंबर 2 3 का मान 2 में रख रहे हैं, यानी कि समीकरण नंबर 3 हमारा Q बटा C अब 2 में रख रहे हैं, यानी कि V बराबर हमारा क्या है, तो Q बटा C1 है, V2 बराबर क्या है, Q बटा C2 है, V3 बराबर क्या है, Q बटा C3 है। तो इसका मान हम लोग रख रहे हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा Q बटा C1, ठीक, Q बटा C1, V1 के लिए हम लोग लिखेंगे Q बटा C1, V2 के लिए लिखेंगे Q बटा C2, तो Q प्लस Q बटा C2 प्लस Q बटा C3, ये है हमारा मान, ठीक। हम लोगों ने इसे सजा लिया। अब यहाँ पर देखिए हमारा कोई कॉमन लेने वाला है। देखिए यहाँ पर Q सब में समान है, Q जब समान है तो Q को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर Q को हम लोग कॉमन लेंगे, Q बटा C बराबर, यदि Q को कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या मान बचेगा, C1 C2 और C3 बचेगा। तो इसको हम लोग बटे में ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बटे में है, तो 1 बटा लिख देंगे, ठीक। कुछ भी नहीं है तो मान लीजिए 1 है, प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3, ठीक, हम लोगों ने रख दिया बट्टे में, ठीक। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो भाई, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको अभी भी इसमें कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे, ठीक। देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक Q और यहाँ पर एक Q, यदि हम इसको काट देते हैं, यदि काट देते हैं तो क्या बचेगा, तो हमारा बचेगा 1 बटा C। यहाँ पर कुछ भी नहीं तो आपको बताएं कि 1 बटा C लिख सकते हैं, है ना। तो 1 बटा C बराबर क्या लिख देंगे, 1 बटा C1, यहाँ पर 1 बटा C1 बचा है, 1 बटा C1 यहाँ पर प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C2, यहाँ पर क्या बचा, 1 बटा C3 प्लस 1 बटा C3, ठीक है, समझ में आया आपको। अब देखिए यहाँ पर हमारा यही है क्या, श्रेणी क्रम में जब हम लोग लिखते हैं तब। अब देखिए यहाँ पर हमारा 3 लिखे हैं, यानी कि पहला दूसरा 3 संधारित्र है, ठीक। यदि अगर ज़्यादा ही हो, यानी कि मान लीजिए ऐसे ही संधारित्र का संयोजन जो है वो संधारित्र इसमें मान लीजिए अनंत तक है या फिर n तक है। n मतलब होता है कि संधारित्रों की संख्या, ठीक। n मतलब दिया हो तो समझिए कि जो भी चीज़ दिया हुआ है उसका संख्या कह रहा है, ठीक। तो यहाँ पर n यदि दिया हो n तक, ठीक, तो यहाँ पर हम लोग 1 बटा C n लिख देते हैं, है ना। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो यदि यहाँ पर अनंत दिया हो तो यहाँ पर 1 बटा अनंत लिख देते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर 3 ही दिया था, इसलिए C3 तक हमारा गया, ठीक। तो ये हमारा क्या है, श्रेणी क्रम में अगर हम लोग लिखते हैं तो उसका सूत्र है, ठीक। समझ में आया आपको। और आपको इसमें कहीं पर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिला हो, अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको 12 फिजिक्स के बारे में, आपको किसी भी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो आप अमर स्टडी और उस टॉपिक का नाम सर्च करेंगे, मेरा वीडियो आ जाएगा, आप वहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।